हेलो एवरीवन, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम विजेंद्र है। पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो हमने जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था विद्युत क्षेत्र नाम से। तो एक बार पहले समराइज़ कर लेते हैं कल की क्लास में क्या क्या किया था। तो हमने जैसे विद्युत क्षेत्र से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था, जो पहली इकाई है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में हमने विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता थी, तो हमने विद्युत आवेश की स्टार्ट किया था। तो विद्युत आवेश की हमने डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में एक दो एक्सपेरिमेंट देखे थे, जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े वाला, और एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल वाला। और फिर उसके बाद वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में देखा था। उसके बाद में आवेशन की 3 विधियां देखी थी, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन थी, चालन द्वारा आवेशन थी, प्रेरण द्वारा आवेशन थी। 3 विधियां हो गई थी। उसके बाद में अपने किया था आवेश का जो मात्रक है, मात्रक क्या था, वो कूलाम था, जो एसआई यूनिट में, और जो एमकेएस में भी कूलाम लेते हैं, सीजीएस में स्टेट कूलाम लेते हैं। जो एक कूलाम है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्टेट कूलाम के बराबर होता है। कल एक चीज़ और देखी थी कि जो स्टेट कूलाम है उसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। जो मात्रक है स्टेट कूलाम, उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो ये हो गया था मात्रक तक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश के गुणधर्म। विद्युत आवेश के गुणधर्म मतलब विद्युत आवेश क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ इसकी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत तो हमने देख लिया था पहले भी कि विद्युत आवेश है वो 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, प्लस और माइनस। और ये भी देखा था, इसका जो मेन प्रॉपर्टी यही थी कि जो प्लस और प्लस है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस और माइनस है वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो प्लस और माइनस है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब क्या है कि जो समान आवेश है वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे के दोस्त है। इतना हमने देख लिया था। और एक और चीज़ भी देखी थी कि जो समान अगर धनात्मक आवेश हो और समान ही ऋणात्मक आवेश हो तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। मतलब ये देखा था, जैसे हमने परमाणु का एग्जाम्पल देखा था, उसमें सोडियम का देखा था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे, तो वो एक दूसरे को उदासीन करके जो सोडियम परमाणु था वो उदासीन परमाणु हो गया था। उसके बाद में जो मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। उसमें है विद्युत आवेशों की योज्यता, मतलब एडिटिविटी, कैसे योग करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश की निश्चरता, ये इनवेरियंस है, ये क्या चीज़ है वो भी देखेंगे। है विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज, आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, वैसा ही कुछ यहाँ होगा। और चौथा है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले विद्युत आवेश की योज्यता। एडिटिविटी क्या चीज़ है? अब नाम जैसे दिखा रहा है कि योग कैसे करेंगे। अब कोई हमें बोल दे कि कोई अपने पास सिस्टम है विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या चीज़ है? अब विलगित निकाय वो चीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई आइसोथर्मिक है, कोई आइसोलेटेड है, जो समभारिक है, समतापिक है, जो भी थे आइसोथर्मल। और वैसा ही कुछ था, एक आइसोलेटेड सिस्टम था, विलगित निकाय था। विलगित निकाय है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे ये कोई सिस्टम है, इसमें इसके बाहर का जो वातावरण है, सराउंडिंग है, उसके साथ ये ना तो एनर्जी दे रहा है ना मास है। मतलब ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी और द्रव्यमान है वो बाहर नहीं जाएगा, इस सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर के सराउंडिंग से जो है ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो ये हमने विलगित निकाय की डेफिनेशन देखी है। तो कोई विलगित निकाय है, जैसे जो विलगित निकाय है उसमें देखा कि कोई विलगित निकाय है, उसमें कुछ चार्ज है।
ये टोटल 4 चार्ज है। तो हम इसको योग कैसे करेंगे, पूरे सिस्टम का हमें पूछ ले कि पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने से पहले हमें एक बात ये समझनी होगी कि विद्युत आवेश सदिश राशि है और अदिश राशि है। अब ये सदिश और अदिश क्या चीज़ होती है? अदिश राशि वो राशि होती है जिसकी हमें पता करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब दिशा और परिमाण की बात करें और फिर आती है सदिश राशि। एक सदिश राशि वो राशि होती है जिसको हमें ज्ञात करने के लिए सिर्फ जो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने अदिश का एग्जाम्पल देखा होगा 11th क्लास में, जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स हैं उनमें देखा होगा, दूरी और जो गति है, दूरी और जो गति है वो तो है अदिश राशि, और जो विस्थापन और वेग है वो है सदिश राशि। तो ऐसा ही कुछ है, जो विद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है। जो सदिश राशियाँ होती है उनके लिए हमें योग का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनमें उनकी दिशा भी इंक्लूड करनी पड़ती है। यहाँ अपने पास कोई दिशा की बात है नहीं, तो अदिश राशि है इसलिए हमें कोई दिशा देखनी नहीं है, तो हम दिशा की बात नहीं कर रहे। तो अदिश राशि है जैसे, तो अदिश राशि अपने हमेशा ये बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करेगी। अब बीजगणितीय योग के नियम कौन से होते हैं? अब बीजगणितीय योग के नियम वही है जो हमने बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो भी हमने किया है वो बीजगणितीय योग के नियम ही होते हैं। तो अब बीजगणितीय योग के नियम पता लग गए होंगे आपको। जैसे हम जोड़ते हैं 1 + 2 = 3 होता है, इसको चाहे 2 + 1 करो वो भी 3 होता है, कैसे भी कर लो, जोड़ करके हम सीधी इनका योग निकाल सकते हैं। तो अब आवेश के केस में क्या होता है? आवेश के केस में सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है, हम जोड़ तो लेते हैं पर हम जो इनके चिन्ह होते हैं, जो इनकी प्रकृति होती है, जो धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, इनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ऋणात्मक और धनात्मक का विशेष ध्यान कैसे रखेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे थे जो जितना इसमें मान लो कि इसमें टोटल धनात्मक आवेश कितना है, हम ये देखते हैं पहले। Q + 2Q + 4Q, ये कितना हो गया टोटल धनात्मक आवेश? ये आ गया 7Q अपने पास। और ऋणात्मक आवेश है अपने पास -3Q। तो ये क्या करेगा कि जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3Q + 4Q, तो ये क्या करेगा, जो प्लस के 3Q है, जो ये माइनस के 3Q है, ये आपस में उदासीन कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि निरावेशित कर रहे हैं बराबर। जो जितना धनात्मक आवेश हो, अगर उतना ही ऋणात्मक आवेश हो तो वो एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे। तो ये क्या किया, इन दोनों ने एक दूसरे को निरावेशित कर दिया। तो लास्ट में चार्ज कितना बचेगा? इस सिस्टम का चार्ज हम देखें तो +4Q। तो ये कैसे आया? ये तो एक डिटेल वाइज हमने देखा कि ये योग करेंगे तो ये चिन्ह का ध्यान क्यों रखना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे तो हम नहीं करेंगे बार बार के +3Q अलग से। तो बीजगणितीय योग के नियम से कैसे करेंगे कि जैसे ये 4 चार्ज हो गए तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ते जाओ, +Q + 2Q -3Q + 4Q। तो वही देख लो, 4 + के 2, तो ये कैसे बन गया? Q + 2Q -3Q + 4Q बराबर आ जाएगा ये 4Q। ये बीजगणितीय योग के नियम होते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान एक ही चीज़ रखनी होती है कि इसमें जो आवेश की प्रकृति है वो माइनस और प्लस, जो आवेश की धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, आवेश की प्रकृति का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया योज्यता का नियम। अब एक चीज़ हम जो बार बार हम कल भी कंपेयर किया था, आज भी कंपेयर करेंगे कि जो द्रव्यमान है, जो विद्युत क्षेत्र जो है, वो जो गुरुत्वीय क्षेत्र वाला चैप्टर था उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो उसमें जो द्रव्यमान का काम था वो इस चैप्टर में विद्युत आवेश का काम है। तो अब एक बार ऐसे देख लेते हैं कि जैसे विद्युत जो द्रव्यमान है वो क्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ये क्या चीज़ हुई? द्रव्यमान
द्रव्यमान धनात्मक तो हो सकता है, जैसे मैं अपना मास लेता हूँ 200 किलोग्राम, तो वो धनात्मक तो हो जाएगा, लेकिन क्या मेरा मास उसका अपोजिट हो सकता है -200 किलोग्राम? तो ये सोचने में भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि किसी का मास है वो माइनस में कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो यही बात होती है कि द्रव्यमान और आवेश में एक सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि आवेश तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है अपना वो केवल धनात्मक ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की निश्चरता। अब ये निश्चरता क्या चीज़ होती है? इनवेरियंस। तो एक बड़ी क्लासों में जब आप जाओगे तो एक विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत आता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे हम बोलते हैं। तो वो ये बताती है कि जो द्रव्यमान है या कोई पदार्थ का कोई भी जो द्रव्यमान है, लेंथ है, जो लंबाई है और समय है, वो तीनों जब पदार्थ या कण हैं वो वेग कर रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रकाश के वेग के समान, इससे कम ही होगा प्रकाश का वेग। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वही होता है कि अगर कोई कण है वो प्रकाश के वेग के समान गति कर रहा है तो उसके जो द्रव्यमान है, जो लंबाई है, जो समय है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो द्रव्यमान, एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है। तो द्रव्यमान में जो बदलाव आता है उसको हम लिखते हैं इससे m0/√1 - v²/c²। तो क्या होगा कि जैसे जैसे इसका वेग बढ़ता है, किसी द्रव्यमान का कण का वेग बढ़ता है तो कण का द्रव्यमान है वो भी बढ़ता जाता है। तो यही बात होती है। तो लेकिन आवेश के केस में ऐसा नहीं होता है। आवेश के केस में क्या होता है कि आवेश कि जब कोई कण है वो गतिमान हो, सिस्टम कोई गतिमान हो या फिर स्थिर हो, आवेश हमेशा स्थिर ही रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हम देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही थी। जो द्रव्यमान है, जो लंबाई है और जो समय है, ये 3 चीज़ें तो बदलती है गति के साथ। ठीक है, और जो आवेश होता है वो गतिमान हो या फिर स्थिर हो, ये आवेश हमेशा समान ही रहेगा, ये वेग पर निर्भर नहीं करता। यही जो केस है उसे ही हम निश्चरता या इनवेरियंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब क्या है, एक चीज़ और है इस चीज़ में कि जो विद्युत आवेश है और जो द्रव्यमान है, किसी कण का आवेश, उस पर कितना आवेश है और उसका कितना द्रव्यमान है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो विशिष्ट आवेश के बराबर होता है। अब तो विशिष्ट आवेश की डेफिनेशन अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ऐसे चीज़ों की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, जैसे ये है Q/m। तो Q/m की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो ये कह सकते हैं कि जो प्रति एकांक द्रव्यमान, जो नीचे आता है उसको एकांक बोल दो, प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आवेशों को जो है विशिष्ट आवेश हम कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि प्रति एकांक द्रव्यमान में स्थित आवेशों को विशिष्ट आवेश बोलते हैं। अब ये देखो कि अपना आवेश तो उस पर निर्भर नहीं कर रहा था, जो आवेश था वो वेलोसिटी पे निर्भर नहीं कर रहा था, आवेश है वेग पर निर्भर नहीं कर रहा था। लेकिन विशिष्ट आवेश में क्या है, Q और M दोनों आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आवेश ये तो निर्भर नहीं करता वेग पे, लेकिन द्रव्यमान हमने देखा कि जैसे ये फॉर्मूला भी देखा था कि द्रव्यमान जो है वो वेग पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट आवेश भी क्या होगा, वो भी वेग पर निर्भर करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की होती है कि अगर क्वेश्चन में विशिष्ट आवेश दिया है या आवेश दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले या ऐसे पूछ ले कि जैसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे दे दिया, फर्स्ट अपना ऑप्शन दे दिया विशिष्ट आवेश, दूसरा दे दिया द्रव्यमान, तीसरा दे दिया लंबाई, चौथा दे दिया आवेश। तो इसमें कौन सा सही होगा, आवेश वाला, क्योंकि जो विशिष्ट आवेश है वो अपना वेग पर निर्भर करता है। तो आगे करते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, ये हुई विद्युत आवेश की निश्चरता की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला अपना नियम है विद्युत आवेश का संरक्षण। यह सबसे इंटरेस्टिंग नियम है, क्योंकि संरक्षण की बात आते ही आप लोगों के दिमाग में 2 चीज़ें तो हमेशा बनती ही होगी। 11th क्लास में हमें देखा था ऊर्जा संरक्षण
और संवेग संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण तो आपने बार बार देखा होगा, पहले न्यूटन्स थ्योरी वगैरह जो NLM वगैरह के क्वेश्चंस किए होंगे ऊर्जा संरक्षण के, उसमें आया होगा। फिर आपने उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स की होगी, तब भी उसमें भी आया होगा। उसमें भी आपने शून्य का नियम था, जीरोथ लॉ था, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। उसमें अपना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं उसको भी। तो यही है संरक्षण। अब क्या चीज़ होती है इसमें, ये संरक्षण का नियम बनता कैसे है। अब ये चीज़ होती है, ये इसकी डेफिनेशन ये देते हैं हम किसी का संरक्षण का, कि किसी सिस्टम में मान लो कि कोई प्रोसेस हो रही है, इनिशियल है, ये कोई प्रोसेस है 1 और ये कोई प्रोसेस है 2। तो ये बोलता है इसमें जो भी कोई राशि है शुरू में जितनी थी, बीच में कुछ काम हुआ, कुछ मान लो घटना हुई, और बाद में वो इस राशि के बराबर ही होगी, घुमा घुमू के। मतलब ये जो टोटल जो इतना था वो टोटल के बराबर ही है। अब ये इसका एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम, जैसे आप और आपके दोस्त हो, ठीक है। तो आपके पास मान लो कि 5,000 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास है 3,000 रुपये हैं, ठीक है। तो आप दोनों ये बोलते हो कि हम दोनों के पास टोटल कितने रुपए हैं, 8,000 रुपये हैं। हम एक कमरे में बंद हैं और अपने पास 8,000 रुपये है। पर अब कोई है वो इसको बोलता है, इस जो आपके दोस्त है, ये आप हो, आपके दोस्त को कोई बोलता है कि आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, और आपको कमरे से बाहर निकलने के लिए 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये दोनों इधर से 2,000 रुपये इसने इसको दे दिया, ठीक है। तो इसके पास कितने बचे, 3,000, इसके पास 2,000 और आगे 5,000। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हो कि दोनों का जो योग है वो, चाहे आपके दोस्त के पास पैसे ज़्यादा हो गए लेकिन जो आपके पास कम हुए, लेकिन जो दोनों का योग है वो अभी भी पहले वाले के इक्वल हो रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। ये अब आवेश के केस में कैसे होता है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे अपने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जिक्र हमने कल भी किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले वो दिया था धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मान। जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या होता है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो अब यहाँ ये जो विद्युत आवेश का संरक्षण है, ये नियम भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो ये नियम क्या कहता है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान है वो हमेशा ही संरक्षित रहता है। मतलब कोई प्रोसेस हुई, जैसे ये कोई विलगित निकाय है, उसमें जो कुल आवेश है प्लस Q, और ऐसे नहीं, इसको हम एक काम करते हैं, कल वाला एक एग्जाम्पल घर्षण विद्युत प्रभाव का जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो एक बार वापस ले लेते हैं। हमने देखा था एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा था, तो इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा था, तो ये धनात्मक आवेशित हो रहा था और ये जो रेशम का कपड़ा था ये ऋणात्मक आवेशित हो रहा था। तो हमने एक चीज़ देखी थी, ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है वो यहाँ हो रहा था। तो इस पे मान लो स्टार्टिंग में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या किया, जब रगड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कूद के यहाँ चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, तो इसके पास कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 चीज़ें देखो कि पहले जो प्रोसेस अपनी हुई नहीं थी, घर्षण विद्युत प्रभाव अपने लगाया नहीं था, उससे पहले कितना आवेश था दोनों का मिला के, वो था 5 + 7 = 12 इलेक्ट्रॉन। अब जब देखो, जब इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया एक दूसरे से, तो कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन + 9 इलेक्ट्रॉन = 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है,
इक्वल है एक दूसरे के, मतलब आवेश है वो इसका तो चेंज हुआ, इसका भी चेंज हुआ, लेकिन जो टोटल सिस्टम का जो आवेश है वो संरक्षित है। तो ऐसे बोलते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश है वो एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से नहीं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है। तो यही आवेश संरक्षण का नियम है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल था अपना कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या है, एक कण है। आगे परमाणु भौतिकी में एक थ्योरी आएगी, बड़ी क्लासों में आएगी, कि प्रत्येक जो कण होता है उसका एक प्रतिकण होता है। अब ये क्या चीज़ है, कण और प्रतिकण? ये वैसा ही कुछ है कि दो जुड़वा भाई हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब जैसे कोई कण है, उसका सेम प्रतिकण मतलब क्या है, ये है तो समान, मतलब इनका मास तो समान होता है, जो इनका द्रव्यमान है वो तो समान है, लेकिन इन पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो समान नहीं होता है। तो क्या पता लगा कि जैसे प्रत्येक कण है उसका एक प्रतिकण होता है, तो कण और प्रतिकण है दोनों का मास समान होता है लेकिन चार्ज समान नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका भी एक प्रतिकण है। तो हमने देखा कि मास समान है, तो मास तो समान है, मान लिया कि इसको ई से ही डिनोट कर दिया क्योंकि मास समान है, लेकिन जो आवेश है वो जस्ट इसके विपरीत है। तो इसको तो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन इसका अलग नाम दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखें कि पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है वो क्या चीज़ है, वो है तो अब ये यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये गामा किरणें हैं, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे के चैप्टर्स में आ जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। अभी के लिए इतना देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हैं, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उन पे कोई आवेश नहीं होता। ये क्या है, ये उदासीन तरंगे हैं। तो ये हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो आवेश था, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे जब बनी तो ये तो उदासीन बन रही है। तो यहाँ आवेश संरक्षण का नियम कैसे पालन हो रहा है, तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, +1। जो पॉजिट्रॉन है उस पर कितना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है -1, जो पॉजिट्रॉन है उस पर कितना आवेश है, +1। जो टोटल आवेश कितना हो गया, वो हो गया -1 + 1 = 0। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो भी उदासीन है और ये भी 0। तो ये देख रहे हैं कि जो आवेश है वो संरक्षित रह रहा है, उदासीन बराबर उदासीन। तो यही विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अपने 3 जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी हो गई है। पहली प्रॉपर्टीज कौन सी थी, पहली प्रॉपर्टी थी अपनी आवेशों की जो थी, हमने गुण योज्यता के नियम देखा था। उसके बाद हमने देखा था इनवेरिएंस प्रॉपर्टी देखी थी, निश्चरता का। तीसरा अपना हो गया विद्युत आवेश का संरक्षण। अब चौथी कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण क्या चीज़ होती है, अब ये वैसे ही मान लो कि आपको दुकान पे जाके मार्कर ख़रीदना है। एक मार्कर के अपना रुपए लगते हैं, मान लो कि 10 रुपये का एक मार्कर है, अपने को 10 ही मार्कर खरीदने, तो अपने को कितने रुपए चाहिए, वो चाहिए 100 रुपये। ठीक है, तो मान लिया कि आपके पास है वो केवल 95 रुपये ही हैं। तो आप दुकान वाले के पास जैसे जाओगे तो उन्हें बोलोगे कि भाई मेरे को 10 मार्कर चाहिए। अब वो बोलेगा कि भाई एक मार्कर के 10 रुपये हैं, तो आप एक काम करो 100 रुपये मेरे को ला के दो। तो अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो 95 रुपये ही हैं, तो 95 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे, उसे ये बोल दो
कि मेरे को आधा तोड़ के मार कर दे दो, सिंपल सी बात है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, वो जूते मार के बगाएगा, वो बोलेगा कि चाय शक्कर नहीं बेच रहा मैं यहाँ पे। तो मार्कर को तो हमें ये देख रहे हैं कि मार्कर हमेशा वोल नंबर में ही आएगा, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, कभी ऐसे नहीं आएगा मार्कर के आधा, 1.5 मार्कर, आधा मार्कर, 2.5 मार्कर, 3.5 मार्कर। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, यही जो नियम है यही क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब कोई छोटी इकाई होती है, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, 1 मार्कर, फिर 2 मार्कर, मतलब 1 इंटू मार्कर, फिर क्या आ रहा है 2 इंटू मार्कर, फिर क्या है 3 इंटू मार्कर। तो यहाँ क्या हो रहा है, मार्कर कॉमन आ रहा है। सबसे छोटी इकाई अपनी कौन सी आ रही है, मार्कर। हम फिर क्या कर रहे हैं, मार्कर पे मार्कर ऐड किए जा रहे हैं। तो कोई छोटी से छोटी इकाई होती है, उसका पूर्ण संख्या में गुणज है, वही क्वांटीकरण कहलाता है। तो इसकी बात यहाँ कैसे आती है, अब देखो, एक मिलिकन थे, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग किया था। अब वो तेल बूंद प्रयोग क्या किया था, वो आगे की क्लासों में, हायर क्लासों में एक एक्सपेरिमेंट आता है फिजिक्स के लैब में, ये तेल बूंद प्रयोग, उन्होंने इसका क्वांटीकरण है उसका पता लगाया था। तो हम क्या देख रहे थे पहले, जैसे ही किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन का है, तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन का है। तो कभी ये थोड़ी देखा है आपने कि इससे आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि हमेशा है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश है वो स्थानांतरित होगा। तो कुल आवेश अगर हमें निकालना है किसी सिस्टम का, तो हम ये देख रहे हैं कि माना कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ये हो गया 1 इंटू ई, माना कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 2 इंटू ई, माना कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 3 इंटू ई। अब ऐसे ही करके अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो क्या हो गया n इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब मान लो कि आवेश है वो ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या होगा, वो ऋणात्मक आवेशित होगा। अब किसी ने इलेक्ट्रॉन है वो त्यागा है तो वो क्या होगा, धनात्मक आवेशित होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि जब कोई वस्तु ग्रहण करती है तो वो ऋणात्मक आवेशित हो जाती है, जब कोई त्यागती है तो वो क्या होती है, वो धनात्मक आवेशित हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, जैसे ही किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक आवेशित, n इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए। अब किसी ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, त्याग पर वो धनात्मक आवेशित हो गया, उसने n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यही हो गया। तो यही बोलता है आवेशों का क्वांटीकरण, जो बोलता है वो यही चीज़ है। ये वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो टोटल आवेश है किसी सिस्टम पे वो n इंटू ई के बराबर होता है, और n अपना क्या होता है, वो पूर्ण संख्या है, हमेशा चलता जाएगा। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण नंबर है, कभी आधा, 1.5 और ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यही जो आवेशों का क्वांटीकरण है। तो अब एक चीज़ इसमें आती है कि क्वांटम, और जो ये सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो इन आवेशों के लिए जो सबसे छोटी इकाई है जिसका गुणज होता है, उस इकाई को हम क्वांटम कहते हैं। जैसे मार्कर वाले केस में क्या था, एक मार्कर है, वो मार्कर के डब्बे का क्वांटम है। वैसे ही यहाँ आवेश में जो ये क्वांटम है वो है एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में भी यही जो निष्कर्ष निकला था कि क्या निकला था कि जब आवेश है वो किसी पदार्थ पे स्थानांतरित हो रहा है तो वो इसके गुणज के रूप में स्थानांतरित हो रहा था। जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ है वो इसके गुणज के रूप में स्थानांतरित हो रहा था। मतलब कैसे कि 1 इंटू, यदि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो ये आवेश आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ये आवेश आ रहा था। तो उसने देखा कि ये इसके गुणज के रूप में आ रहा था, और यही इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो यही हो गया अपना आवेशों का क्वांटीकरण। अब बात आती है कि क्या आवेश सबसे छोटी इकाई है?
आवेश में इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई है, क्वांटम इलेक्ट्रॉन ही है। तो आगे एक क्वार्ट्ज थ्योरी भी देते हैं, इसका थोड़ा बहुत मतलब 1-2 लाइन का जिक्र है अपनी NCERT की बुक में, तो बात कर लेते हैं एक बार कि क्वार्ट्ज क्या चीज़ है। अब जैसे इन इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो इनको समझने के लिए इनको फर्दर डिवाइड किया, तो कुछ क्वार्ट्ज बनाए जिन पे कुछ आवेश ऐसा था, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 था, तो वो बनाते गए। लेकिन बाद में ये थ्योरी है वो काफ़ी हायर क्लासेज है, पर लेकिन जो चार्ज का जो क्वांटम है वो ये प्रॉपर, ये जो E/3 है वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा था, तो जो चार्ज का जो क्वांटम है वो हमें इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसी के बराबर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया, जो गुणधर्म थे वो 4 गुणधर्म हमने प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ ली। एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है वो कर लेते हैं कि जो ये आवेश और द्रव्यमान हैं वो कितने कितने होते हैं इन पार्टिकल्स के। तो आगे हम क्या करेंगे, जो कणों की हम बात कर रहे थे उन पे चार्ज और उनके द्रव्यमान की, तो एक टेबल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है। तो हम अभी क्वांटीकरण वाला जो पढ़ा था हमने, लास्ट जो गुणधर्म था इसका, उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इतना होता है, बराबर ही होता है दोनों का, बस लेकिन प्लस और माइनस की होती है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो अपने को पता है उदासीन होता है। अब देखो कि इनके द्रव्यमान कितने कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जो प्रोटॉन का है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम, और जो न्यूट्रॉन का है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये इनके द्रव्यमान है। तो अब क्या करेंगे, इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अपने पास 3 है, वो कोई पदार्थ है A, B और C। ठीक है, तो स्टार्टिंग में माना कि ये तीनों समान द्रव्यमान के हैं। अगर ये तीनों समान द्रव्यमान के हैं और समान ही आवेश हो गया, क्योंकि ये उदासीन है तो समान आवेश लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उदासीन ही लिख लेते हैं। इक्वेशन है एक छोटा सा, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो माना कि 3 जो पदार्थ हैं, 3 कण हैं, वो समान द्रव्यमान के हैं, उदासीन हैं। अब हमने क्या किया, एक को क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया। ठीक है, एक को ऋणावेशित किया मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। बी को क्या किया, धनावेशित कर दिया, तो बी से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। और सी क्या है, अपना उदासीन ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्वेश्चन एक बार वापस सुन लो कि 3 अपने पास द्रव्यमान हैं, जो है समान द्रव्यमान के 3 पदार्थ हैं A, B और C, वो उदासीन हैं स्टार्टिंग में। अब हमने क्या किया कि A को ऋणावेशित किया, B को धनावेशित किया और C अपना उदासीन है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब करना क्या है ये चीज़ का, तो अभी देखो कि ये बोलते हैं कि इन तीनों के द्रव्यमान में क्या फ़र्क पड़ा। जो A, B और C है, इन तीनों का द्रव्यमान कितना कितना होगा। तो ये कैसे देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, मान लो स्टार्टिंग में इन तीनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। अब क्या हुआ, हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो इसके पास कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन या माने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो कितने हो गए, इसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 5 प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो हम हिला ही नहीं रहे, और ये उदासीन है, मतलब इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। अब इनका द्रव्यमान पहले क्या था, समान था। अब इनके द्रव्यमान पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, तो कैसे निकालेंगे कि देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों तो सेम है प्रोटॉन। तो एक बार के लिए हम कंपेयर करने के लिए इसको भूल जाते हैं। तो देखो इस पे क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना। हालांकि ये बहुत कम मास है, लेकिन हमें इसको कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर कंसीडर करेंगे तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन का मास, तो 7 × 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है,
इसमें कितना आएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और इसमें क्या आएगा 5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो क्या हुआ कि इसका द्रव्यमान है देखो 7 है, इसका दो मान लो इसको m लिख देते हैं हम, तो क्या हुआ 7m 2m और 5m। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? तो हमने क्या किया कि जिसको इलेक्ट्रॉन दिया उसका मास बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला उसका मास कम हो गया, और जो उदासीन है उसका मास तो पहले जितना ही रहेगा। तो देखो A है, जो A नेगेटिव है वो उसका मास जो है वो C से जस्ट ज़्यादा, वो देखो ये ऐसा हो गया क्योंकि बीग है वो 2m आया 5m आया, मतलब जो उदासीन है वो तो बीच में रहेगा, जो नेगेटिव वाला हुआ तो ये क्या हुआ इसका मास बढ़ गया। तो ये क्या चीज़ हुई कि इसे हमें निष्कर्ष निकला एक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है। अगर आप जेईई नीट अगर कोई एग्ज़ाम दोगे नेवी एयरफोर्स तो भी यही होता है कि यदि किसी वस्तु को किसी पदार्थ को, ठीक है, अगर ऋणावेशित करते हैं हम, ऋणावेशित किया उसको इलेक्ट्रॉन दिए हमने, तो क्या होगा उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे ही पदार्थ को अगर धनावेशित किया मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है अपना, ये ध्यान रखने लायक है। तो आगे बढ़ते हम, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, तो अपने दो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला तो हो गया कि पहला क्या हो गया कि ऋणावेशित करने पे अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऋणावेशित करने पे मास बढ़ रहा है, और जो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका मास है वो कम हो रहा है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके लिए भी हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके 4 ऑप्शन है कि यदि कोई कण है वो आवेशित है, उस पर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान होगा। पहला ये है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि यदि कोई कण है वो है आवेशहीन, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, उदासीन है वो, फिर भी उसके पास द्रव्यमान होगा। ठीक है, तीसरा फैक्ट है इसमें, तीसरा दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन है एक बार के लिए, इसमें सारे सही नहीं होंगे, हमें ऑप्शन ढूंढने होंगे, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो तीसरा ऑप्शन है अपने पास कि वो द्रव्यमानहीन है, यदि कोई कण आवेशित है लेकिन वो द्रव्यमानहीन है। चौथा फैक्ट क्या आता है, फोर्थ फैक्ट आता है कि आवेशहीन और द्रव्यमानहीन, कोई कण है कोई है वो द्रव्यमानहीन भी है और आवेशहीन भी है। हमें इन चारों जो फैक्ट हैं इनको एक बार देखना पड़ेगा, तो बारी बारी से एक बार देख लेते हैं हम। तो पहला क्या है, कोई आवेश है उसका द्रव्यमान है, अगर कोई कण है वो आवेशित है तो उसके पास द्रव्यमान होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, यदि कोई कण आवेशित है, अपने पास 2 आवेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या इनके पास द्रव्यमान है? देख रहे हैं है, हालांकि बहुत कम द्रव्यमान है, 10⁻31 है, 10⁻27 है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान अपने पास मौजूद है। तो यह क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट क्या हुआ कि कोई कण आवेशित है तो उसका द्रव्यमान है, मतलब आवेश है वो द्रव्यमान से संबंधित है, मतलब जहाँ आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान होगा ही होगा। तो ये कण अपना ये पॉइंट है, ये फैक्ट सही हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है, यदि कोई कण है वो आवेशहीन है, उसका द्रव्यमान है, तो यही नीचे तीसरे पे आ जाते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है लेकिन वो उस पर क्या कोई आवेश नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर वो आवेशहीन है तो भी उसके पास द्रव्यमान होगा, ये फैक्ट भी सही हो गया। तीसरा बोल रहा है कि यदि कोई कण द्रव्यमानहीन है और वो आवेशित है, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था कि अगर कोई आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान या तो कम होता है या बढ़ता है, लेकिन उसके पास द्रव्यमान आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए या बढ़े तो वो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऐसी कोई भी कण है, ऐसा कोई भी कण मौजूद नहीं है जो आवेशित हो और द्रव्यमानहीन हो। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है उसका नहीं, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसका जो रिवर्स है वो गलत है।
तो ये द्रव्यमानहीन है और आवेशित नहीं हो सकता। अब चौथा क्या है, अगर कोई कण है वो आवेशहीन हो और द्रव्यमानहीन हो, तो ये क्या चीज़ है। तो इसको हम देखें तो आगे अगर मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, एक कण का नाम पता लगेगा, फोटोन। ये अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में इस पर काफ़ी टाइम तक बात होगी। तो ऐसा एक ही कण है जो द्रव्यमानहीन है और जो आवेशहीन है, वो है फोटोन। ये बात है वो मतलब घुमा लो, इस फोटोन से दोस्ती कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोन। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये हमेशा के लिए याद रख लो कि जो फोटोन होता है उसका द्रव्यमान भी नहीं होता और उस पर कोई आवेश भी नहीं होता। तो तीनों में से जो है एक गलत है। तो क्या याद रखने लायक चीज़ है, मतलब एक तो या करो या सारे सही है उतने याद रख लो, या ये याद रख लो कि कौन सा गलत है। तो यहाँ गलत कौन सा है कि जो कोई कण है वो द्रव्यमानहीन है और आवेशित है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब आवेश के साथ द्रव्यमानहीन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बुक का। बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल था कि एक कोई धातु का गोला है। मैं क्या करूँगा कि आरबीएससी की जो बुक है वो आरबीएससी की साइट है उस पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो आगे भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वो बुक काम में आ जाएगी। दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक अवेलेबल है साइट पे आरबीएससी के, तो मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पूरे क्वेश्चन लिखूँ और फिर आंसर कराऊँ, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक काम करना, आप डाउनलोड कर लेना फिर देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि एक धातु का गोला है, उसको 1 कूलाम है, वो आवेशित करने के लिए 1 कूलाम से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है अपना फर्स्ट। ठीक है, कि एक गोले को 1 किलोग्राम से आवेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। तो बोर्ड का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि बोर्ड में अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कैसे करें। मैं जो बेस्ट फॉलो करता था मेरा यही था कि सबसे पहले आप ये लिखोगे क्या दिया हुआ है। जैसे क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है जैसे आवेश है, पहले ये लिख लो दिया हुआ है, फिर आवेश लिखा, फिर लिखा Q इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 कूलाम। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने को कोई नंबर निकालना है तो ज्ञात करना है, लिख लो ज्ञात करना है। तो n बराबर मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना होगा। तो अब हमने देखा था क्वांटीकरण के सिद्धांत में Q और n में क्या संबंध था। Q और n का रिलेशन अपने को पता है, Q बराबर क्या था प्लस माइनस n ही। यहाँ इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात हो रही है तो एक बार के लिए प्लस माइनस को भूल जाओ। तो मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना हो जाएगा Q/E। तो Q कितना है अपने को दिया हुआ है 1 कूलम, और अपने को इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
10^18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सोच रहे होंगे कि 6.25 ये पूर्ण संख्या कैसे हुआ, तो इसका ऐसा है कि यहाँ के 10 की 2 घात है वो इधर कर लो, 625 × 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट यही आएगा। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से राइट होगी, एक बार देख लेना। तो ये हुआ अपना पहला न्यूमेरिकल। आगे के न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, एक अलग से न्यूमेरिकल की क्लास भी ले लेंगे, जो कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे। तो कूलाम के नियम के जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल लेंगे। तो ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे लास्ट के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।